देश का सवाल में आज सवाल यही कि 8 फरवरी को किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। वोटिंग से पहले एक बार फिर ईवीएम का राग क्यों अलापा जा रहा है और दिल्ली में भ्रष्टाचार, घोटालों, यमुना सफाई का क्या मुद्दा चलेगा? क्या वोटिंग से पहले बदजुबानी का असर नतीजों पर पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर आज बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। एसएन सिंह हैं बीजेपी प्रवक्ता, पवन शर्मा हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक झा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, तपन भारती हैं वरिष्ठ पत्रकार, रवि अरोड़ा हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल पवन शर्मा जी आपसे ही, चूंकि 10 साल से आप हैं, 10 साल से भी ज्यादा वक्त से आप हैं, तो जवाब आपसे ही मांगा जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि जनता भी आपसे ही पुराने वादों का हिसाब किताब मांगेगी। पुराने वादों का हिसाब किताब तैयार है? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी इकलौते नेता हैं जो हमेशा से कहते आए हैं कि हम काम की राजनीति करते हैं, अगर हमने कोई काम किया हो तो हमको वोट देना या मत देना। ये भारतीय जनता पार्टी, तमाम सारी जो पार्टियां, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है इस तरह की बात कर सके। हमारे पास मॉडल है भाई। अरविंद केजरीवाल जी के पास महिला सम्मान में 2100 रुपए हर महीना उनके लिए हैं, उनके वादे हैं। लेकिन भाजपा के पास क्या है? महिलाओं का अपमान करने वाले इनके अपने लोग हैं, कैंडिडेट इनके पास हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। पूर्वांचलियों के सम्मान में अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारी दिल्ली के अंदर एरिया है उसके अंदर काम किया, उनके लिए स्कीम लेके आए। लेकिन भाजपा के लोग पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास पॉजिटिव राजनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज गाली गलौज की राजनीति है। मुझे लगता है दिल्ली का चुनाव जो होगा वो काम की राजनीति वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की गाली गलौज की राजनीति के बेस पे चुनाव होगा। और दिल्ली के लोगों के लिए जो हमने काम किए हैं, देखिए दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी रैली करने आते हैं और 39 मिनट के भाषण में पूरे के पूरे समय अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली देने में निकाल देते हैं। एक काम नहीं गिनवा पाते उन्होंने 10 साल में उनकी सरकार ने किया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भी आते हैं मीडिया के सामने, जब भी बात करते हैं, वो काम की बात करते हैं। उनको चिंता रहती है कि अपने दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल कैसे बनाएं और अच्छे स्कूल कैसे करें, जो कि अच्छे आज तक हम स्कूल कर चुके हैं। उनको चिंता रहती है कि अपने जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हैं, उनका इलाज कैसे किया जाए। जब से उन्होंने दिल्ली के महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा करी है और बुजुर्गों को इलाज देने की घोषणा करी है, और दिल्ली के अंदर पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की घोषणा करी है, भारतीय जनता पार्टी विरोध करने में लग गई है। ऐसा लग रहा है। ठीक है पवन शर्मा जी, ठीक है पवन शर्मा जी, मैं दोबारा भी आऊंगा। पवन शर्मा जी, मैंने क्या पहले पूछा, और मैं सभी पार्टियों से भी मैं कहूंगा, सभी पार्टी के प्रवक्ता से, पहले अपने वादों का हिसाब किताब से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के वादों पर जाएंगे। तो पहले अपने अपने वादों, आपने पुराने वादों का हिसाब किताब कहाँ दिया? आप 2100 रुपए की बात करते हैं, आपने 1000 रुपए देने की बात की, नहीं शुरू हुआ। आप चलिए 3 ही वादे मैं आपको याद दिलाता हूं, 3 वादों पर ही आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। 3 वादों पर। यमुना नदी साफ नहीं होगी, अगली बार यमुना नदी में आप मेरे साथ डुबकी लगाएंगे और अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो आप मुझे वोट मत देना, कोट अनकोट अरविंद केजरीवाल। आपकी टोटी, नल की टोटी से साफ पानी आएगा नहीं आएगा तो वोट मत देना। दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कों जैसी बनाएंगे। ये 3 लाइन दिल्ली वालों को याद भी है और दिल्ली वाले पूछेंगे भी कि भाई ये 3 वादे पुराने, उसका हिसाब क्या है? देखिए, हमने खुले तौर पे कहा है कि हमारी सरकार को इन्होंने काम रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर काम हुए हैं। देखिए, यमुना की लंबाई, यमुना जी दिल्ली में कितनी आती है? 21,000 किलोमीटर आती है। 1350 किलोमीटर की लंबाई यमुना जी की है। दिल्ली की सरकार एसटीपी बना रही है। एसटीपी बना के 10 on 10 क्वालिटी पानी का एसटीपी होता है, नई टेक्नोलॉजी है, उस पर काम कर रही है। लेकिन क्या जहां इनके राज्य हैं, आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, मथुरा के मैं आप अपने वादे पर आइए ना। आपने कहा था वोट मत देना, वोट मत देना, आपने कहा था वोट मत देना, तो आप कहेंगे आप वोट मत देना? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमने दिल्ली के अंदर स्कूलों की बात करी थी, हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। हमने वादा किया था दिल्ली मैंने के इन अंदर 3 बातों की जिक्र किया सर। पवन शर्मा जी क्यों इन 3 मुद्दों पर आइए ना पहले। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस मुद्दों पे आ रहा हूँ। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारे नहीं, छोड़ दीजिए। मैं इन 3 वादों पर, चूंकि मुझे याद है इन 3 वादों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे वोट मत देना अगर मैंने नहीं किया तो। ये लाइन कही थी उन्होंने। देखिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। यमुना का आपको बताया कि जहां हमारी सरकार 21-22 किलोमीटर के यमुना जी है,
हमारी सरकार ने उस पर काम किया है, दिल्ली के अंदर एसटीपीज बनाए हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। और जहां भाजपा की सरकारें आज तक यमुना जी की सफाई नहीं कर पाए, इनके राज्य में यमुना जी आती है, ये नहीं कर पाए, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं, सफाई चुनाव जरूर होगी, दिल्ली का पहली है, बात। दिल्ली दूसरा, पर आइए ना। आपने पानी की बात करी, आप नहीं, बात पूरी हो गई ना, यमुना जी बहुत लंबी है। हाँ। दूसरी बात, आपने पानी की बात करी, हमारी सरकार से पहले दिल्ली के अंदर क्या होता था, टैंकर माफिया चलता था, पानी की पाइपलाइन थी लेकिन पानी नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर 1750 कच्ची कॉलोनियों में अरविंद केजरीवाल जी ने पानी की पाइपलाइन बिछा के उसमें पानी देने का काम किया। अच्छा अच्छा, एक सेकंड पवन शर्मा जी, फिर पवन शर्मा जी, संगम विहार लंदन में नहीं आता है, दिल्ली में ही आता है। संगम विहार में गर्मी के दिनों में मारपीट की नौबत आ गई थी, तस्वीरें हम लोग भी दिखाते थे दर्शकों को, किस तरह से पानी का संकट संगम विहार और कई इलाकों में पानी का संकट। और उस वक्त आतिशी जो अभी सीएम है, उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि साहब पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और फिर बारिश हुई तो फिर बाढ़ आ गई, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। अब आइए, यूरोप की सड़कें, कहां है यूरोप की सड़कें? देखिए, मैं पूरी बात कर रहा था। देखिए, दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन बिछा के हमारी सरकार ने काम किया, लेकिन जहां पानी कमी अभी रह गई है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, खुले दिल से कहा कि जहां कमी रह गई है उस कमी को हम पूरा करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर भाजपा से सवाल कर लोगे आप, तो भाजपा वाले आपको उल्टा बोलने लग जाएंगे। भाई, हमने जो स्कीम हम लेके आते हैं, भाजपा वालों के दिल में। चलिए, मैंने इन्हीं 3 मुद्दों का जिक्र किया था, इन 3 मुद्दों पर मैं अब, ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मैंने इन्हीं 3 मुद्दों पर कहा था पवन शर्मा जी कि उन्होंने वोट मत देना, ये नहीं, ये अच्छी बात है, ये हिम्मत दिखाने, नहीं पवन जी, अरविंद केजरीवाल जी ने हिम्मत दिखाई थी, तो इसलिए उस हिम्मत के आधार पर पूछा जा रहा है कि आपने कहा वोट मत देना, तो दिल्ली वाले आप कहेंगे कि भाई आपने किया नहीं तो वोट नहीं देंगे, ऐसा कहेंगे, ठीक है? आप बीजेपी से पूछिएगा इनको। मैं क्या पूछूंगा, छोड़ दीजिए, आपको मैंने 3 मुद्दे। एसएन सिंह साहब, अब बीजेपी से भी सवाल तो होगा, आपके वादों का हिसाब किताब, चूंकि दिल्ली संपूर्ण तौर पर ऐसा नहीं है राज्य है, केंद्र सरकार का भी दखल है, तो 10 सालों में आपने क्या किया, आप अपने वादों का हिसाब किताब दे दीजिए। आदरणीय सुमित जी, देखिए, एक एक चीजों पे चर्चा हो जानी चाहिए। जब आम चुनाव हो रहा था तो निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पे, इंडिया न्यूज पे, सुमित जी ने सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या क्या कार्य किया। हम लोग बताए थे, जिसकी जहां पे प्रदेश में सरकार रहती थी, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां रैपिड रेल है, डिफेंस कॉरिडोर है, अमूल की फैक्ट्री है, खाद का कारखाना है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, और सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश है। हमने बताया था कि पूरे देश में जो है बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करने का कार्य किया गया, और उसको लेकर हम जनता के बीच में गए थे। जो कॉरिडोर बनाए उसको लेकर हम जनता के बीच में गए थे कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया। दिल्ली में जाम से निजात मिले इसलिए पेरिफेरियल बनाए कि जो बाहर की गाड़ियां हैं, अगर वो हरियाणा जाना चाहती है, उत्तर प्रदेश से आए तो बाहर चले जाए। और केंद्र सरकार की योजना थी, 3 बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं केंद्र सरकार की, वो तीनों दिल्ली में, एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया, सारी केंद्र सरकार की। 3 बड़ी एसटीपी बनी जिसकी 1400 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार की दी गई। अब मैं सुमित जी आता हूं, जहां पे चुनाव होता है और जिसकी सरकार रहती है उससे सवाल पूछा जाता है। मैं पिछली बार की गारंटी बाबा की जो योजना है उसको सुनाना चाहता हूं। पहला इन्होंने क्या वादा किया था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मतलब हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और स्वयं जो है कट्टर ईमानदार कब कट्टर भ्रष्टाचार हो जाते हैं, और स्वयं के साथ साथ 8 मंत्री जेल की हवा खा जाते हैं, अब भी पैरोल पे है, हो सकता है कि आजीवन जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरा इन्होंने कहा हम यमुना की सफाई करेंगे, और अपने नहीं कह रहे, अपने पुत्र की सौगंध, पत्नी का सौगंध, सारे रिश्ते नाते का सौगंध। आज सुमित जी पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। सैकड़ों सवाल भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है होती है, लेकिन आज जनता पूछ रही है कि भाई कट्टर ईमानदार शीश महल में क्यों रह गए। तीसरा इन्होंने कहा पीने का शुद्ध जल से नल की योजना, वो तो केंद्र सरकार 15 करोड़ लोगों को, अब सुनते जाइए सुमित जी, 10 सेकंड दीजिएगा, बेशक बाद में मुझे मत दीजिएगा। चौथी बात मैं कहूंगा, इन्होंने कहा दिल्ली को जाम से मुक्ति दिला देंगे। मिली क्या? पानी कभी आ जाता है तो 14 लोगों की डेथ हो जाती है बिजली मारने से, कभी इतना सूखा पड़ता है कि कह रहे हैं टैंकर माफिया, आज ही आपको हजारों लाखों टैंकर माफिया दिल्ली में फल फूल रहे हैं। इन्होंने कहा हम लोगों से पूछ कर कार्य करेंगे। आदरणीय सुमित जी, आज जरूर पूछिएगा किससे पूछ के इन्होंने 50-80 करोड़ का शीश महल बनाया।
किससे पूछ के राजमहल इन्होंने वाले बता रहे 3-3 हैं क्या बजे हमको? तक दारू की दुकान खोलने का 2700 कार्य किया। करोड़ के राजमहल चौथा, वाले बता रहे ये हैं क्या? कहते थे जब अरे भी भाई, आप आरोप तो लग जाए ना मशरूम भी बाहर से मंगा के सुमित जी, खिलाते हम हो। तुरंत आप भी 4 दे 1.5 करोड़ देंगे, रुपए महीने के लेकिन मशरूम आरोप मंगाते हो आप लगने तो के भाई, बाद राजमहल जेल वाले। जेल मेल का भाई खेल चलता रहे। 2700 अरे करोड़ रुपए जेल का मेल राजमहल मेल किसने का बनाया? खेल चलता रहेगा। मेरे बॉस का अब चश्मा देखिए, कौन पहनता है? आपके बीच मुर्शी में पहनते बोला, हैं। अरे आपके भाई, बीच आप में तो कम बोला, से कम कोरोना आपके के बीच समय में पे बोला, बोला नहीं। 497 आज करोड़ दिल्ली रुपए की का जनता खर्च कर देख देते रही हो है कि आपके कुछ घर करने के। के लिए नहीं अरे है, भाई, सिर्फ झूठे राजमहल वाले बातें। से मुझसे दूसरा बात ना कहा करें। तो पंजाब अरे के मुद्दों नाम की पे बात तो कर लो, जमुना राजमहल वालों। जल्दी कहाँ चल रही अरे थी? हरियाणा आप के देश नाम पे का अभी खाना हमारे तक नहीं मित्र कह खाते रहे हो। थे कि आप देश उत्तर के कपड़े प्रदेश में तक नहीं जमुना पहनते जाती हो। है, उत्तर तीन प्रदेश से तीन वापस दिल्ली कपड़े में किस आती लिए है क्या? आपके नहीं। प्रधानमंत्री को? अभी इस इन्होंने तरह की बातें पूर्वांचल की करना बात कही। बताइए। देखिए क्या मुद्दे पूर्वांचल आपके के पास लोग है? देखे, कहाँ है बिहार दिल्ली के के लोगों लोग की सेफ्टी? देखे बताइए कि बारी जब बारी से कोरोना किसी का की आंदोलन बात आता है दिल्ली के तो लोगों की सुमित जी सेफ्टी आप भी कहाँ चुप है? करिए। ठीक है सुमित बारी जी तो आपको कौन मैं खा ठीक रही जिस है है? तरह से आपके पास डिबेट बताइए, करूंगा, क्या ठीक है सुमित जी एक आपने सेकंड समय एक मुझे सेकंड बारी दिया बारी है। से आवाज सुमित जी आपने आवाज समय किसी मुझे की दिया भी है। समझ नहीं आ पाती है, बात की समझ नहीं आ पाती है। ठीक है सुमित जी 10 सेकंड दीजिए। मैं 10 एसएन सेकंड सिंह सुमित साहब, जी मैंने आपके वादों का 10 सेकंड मैंने क्या कहा फिर उसके मैं बाद अपना एक बता रहा दूसरे के हूँ वादों का डीडीए का मास्टर प्लान कहाँ है? मैं अपना वादा बता रहा हूँ ना सुमित जी, हाँ तो मैं आप वही तो कहा। डीडीए का मास्टर भारतीय प्लान कहाँ है? जनता, मैंने तो एक ही चीज राजमहल। बताया भाई, सैकड़ों ऐसे वादे होंगे जो पूरे होंगे और जो नहीं पूरे हुए होंगे, लेकिन जो 15 8-10 लाख। क्रमशः वादा था वो भारतीय जनता पार्टी का क्या था? फाउंडेशन डे से सुमित जी आप भी देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का नारा था पूरे देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। आज वो लागू हुआ कि नहीं? नहीं दिल्ली वालों भारतीय के लिए जनता बताइए ना, पार्टी डीडीए का मास्टर मैं प्लान वही कहाँ तो है? बता रहा डीडीए हूं। का मास्टर प्लान वही कहाँ है? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का नारा था अंत्योदय। डीडीए का अंत्योदय मास्टर मतलब प्लान क्या कहाँ है था? सर? हर डीडीए का घर मास्टर के लिए प्लान कहाँ आवास। है? आज सुमित जी, केवल डीडीए पर ही हम लोग टिके हुए हैं क्या? नहीं नहीं, जो वादे अधूरे ऐसा तो रहे नहीं उन डीडीए पर तो पे हम टिके टिके हुए। रहेंगे बिल्कुल, और उन पर मेरा काम है टिके रहना जनता की ओर से। आप सुमित जी देखिए ना, आज जो है दिल्ली में जो कुछ भी विकास के कार्य अब हुए हैं, यमुना जिसकी की सरकार सफाई है, पर वो कह भी रहा है मैं कि टिका था, गंदे पानी पर भी टिका था, और खराब रोड पर भी टिका हूं। वो टिका रहूंगा। जो वादे पूरे नहीं हुए वो मैं याद दिला रहा हूं आपको, आप सभी पार्टियों को। चलिए कांग्रेस की बात आती है, आप बताइए, मैं बारी आप बारी से बताइए ना। उसके बाद फिर मैं आप यही तो पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं फिर तो आप यही लोग तो एक पूछ दूसरे रहा के हूं। वादों को याद दिलाइएगा। सुमित जी आपने तो पवन जी, मेरा वाला समय भी पवन जी को दे दिया। मैं छोटी सी नहीं चीज नहीं पूछना सर, मैं चाहूंगा दोबारा पवन आपको जी। समय दूंगा, अभी अभी बहस हो जाने दीजिए। लेकिन दीपक ये झा, बीच में मैं दोबारा आता हूं बीच सर। में एसएन इंटरेप्ट साहब, करके, बीच में इंटरेप्ट करके मैं भी बोल सकता हूं? जब नहीं वो बोलेंगे तो मैं भी नहीं, बोलूं, मैं कैसा लगेगा ये आपको? चाहूंगा, ये मैं मैं अपील करता छोटा हूं आप सा सभी से, 30 साल के बारे में इंटरप्ट कहा। ना करें, इंटरप्ट और ना करें एक हमारे जो दूसरे को। आदरणीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, इतने बौखला गए। अगर आपके पास होता है तो धैर्य से सुनिए ना। लोकतंत्र में किसी को आवाज को क्यों दबाते हैं अच्छा भैया? आपसे बताइए, पूछा राजमहल गया आपका पवन खोलिए आप। शर्मा आपने जी एक किस सेकंड रुकिए। भ्रष्टाचार किया? ठीक आप है तो कहते थे कट्टर ईमानदार, तो ये ठीक है 80 करोड़ का कट्टर ठीक है एसएन भ्रष्टाचार साहब, काम एसएन साहब, अब मैं अपने स्वास्थ्य में दीपक झा, घोटाला ठीक कर है दिया, अपने कांग्रेस दारू में कांग्रेस घोटाला कर दिया। अब ये सवाल 2700 कांग्रेस को करोड़ लेकर। का एसएन सिंह विकास साहब हो एक रहा। सेकंड रुक जाइए पवन शर्मा जी। दीपक झा, आप 2 बार से खाता नहीं खुला, इस बार खाता खुलेगा? और सुमित जी, आपके इस डिबेट को मैं 20 मिनट से देख रहा था, और दो जुमलेबाज पार्टी के दो जुमलेबाज प्रवक्ता इतना शानदार बढ़िया बोल रहे थे, तो दिल खुश हो गया कि हम लंदन में बैठ के कहीं टेम्स नदी के किनारे आपकी डिबेट कर रहे हैं। यमुना नदी को एक जुमलेबाज ने टेम्स नदी बना दिया, और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बना दिया एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने। भारत माँ का जो सबसे लाडला पुत्र है, जो सबसे सहयोगी थे, पुत्र है, आम चुनाव में साथी थे, सहयोगी थे। बीच में नहीं बोला था, अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी देखिए कितनी अच्छी है। एसएन सिंह साहब, आप बात पूरी होने दीजिए। भाई बात आपने पवन जी को छूट दिया था सुमित जी, ये तो सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ सबके लिए लागू है मैं सर। अपनी बात कर रहा आप हूं, लोग पवन जी खुद बीच में आप लोग खुद इस नियम को आप लागू बताइए कीजिए। ना, जी हम तो पूछ दीपक रहे हैं, झा अपनी बात कांग्रेस पूरी पार्टी कीजिए। से दीपक इतनी झा बात पूछ रहे हैं, सुनिए, ये दोस्ती देखिए, कितने देर की थी देश और ये देख रहा दोस्ती है। टूट क्यों सुमित जी, गई? ये दोस्ती कितने देर की बेशरम थी और टूट क्यों प्रवक्ताओं को गई? चुप ये कराएंगे तो दोस्ती बोलूंगा हुई मैं। क्यों थी? मैं एसएन सिंह साहब आपको दोबारा मौका दूंगा प्लीज। अब उनकी पहली बात पूरी होने दीजिए। जी दीपक ये जी। नियम सबके लिए होना चाहिए ना। जी सबके लिए है। सुमित जी, देश देख रहा है दो जुमलेबाजों को। पहला जुमलेबाज कहता है जो मैं सबसे फकीर आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं। इतना सौभाग्य उसका है कि वो 10 लाख का सूट पहनता है और 6,600 करोड़ रुपए अपना फोटो चिपकाने के लिए प्रेस में पत्र पत्रिकाओं में चिपकाता है। 6,600 करोड़ का। वो भारत माँ का सबसे गरीब पुत्र नरेंद्र मोदी जी है। दूसरा कहता है मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, नीली बेगनान में चलूंगा, शर्ट पहनूंगा, मफलर लूंगा। तो वो दूसरा एक जुमलेबाज निकलता है। एक आपदा है दिल्ली के लिए, दूसरी विपदा है। दोनों ने क्या किया है?
दा मतलब दा होता है, दा लाल मतलब प्यारे होते हैं। तो दोनों ने उस तरीके से मीडिया मैनेज करके देश को, एक ने शराब की दलाली किया, दूसरे ने धर्म की दलाली किया। तो इन दोनों को अब जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है कि अब इन दोनों को दिल्ली से बाहर खदेड़ना है। उसी यमुना में दोनों पार्टियां जाके डुबकी लगाएंगी। एक ने माँ गंगा को छला था, एक ने माँ यमुना को छला है, और दोनों ने मिलकर दिल्ली वालों ठीक है। अब दीपक झा जी, अब चलिए, अब चूंकि काउंटर क्वेश्चन मेरा आप सबसे था, दीपक झा जी, यमुना को छलने वालों के साथ जब गलबहियां कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, तब ठीक था? देखिए, हमने कहा, हमारी पार्टी के नेता का बयान आ चुका है, वो शायद हमारी भूल थी कि हम इनके साथ गए। दोनों एक ही थैली के चट्टे वट्टे जुमले। अच्छा, भूल थी हमारी, हमने बड़े दिल से साफ किया हमारी गलती को। ये भूल कितनी बार होगी? फिर आगे भी भूल हो जाएगी क्या? फिर आगे भी दोस्ती कर लेंगे क्या, या भविष्य में दोस्ती खत्म? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दिल्ली के बाहर भी नहीं, लोगों से जिन्होंने जनता, दिल्ली के बाहर भी नहीं, जिन्होंने देखिए, सुन लीजिए, देखिए अभी क्या बोला आम आदमी के महान प्रवक्ता ने, यमुना बड़ी लंबी है। अरे भैया, लंबी नदी है तो क्या हुआ, तुम दिल्ली में? नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के बाहर भी कोई दोस्ती नहीं होगी, दिल्ली के बाहर भी कोई दोस्ती नहीं होगी। पवन शर्मा जी, एक सेकंड दिल्ली में एम्स बना दिए, राम मनोहर लोहिया। दीपक झा जी, आप एक बार बता दीजिए, यहाँ क्लियर कर दीजिए, क्या दिल्ली के बाहर भी यमुना को छलने वाले लोगों के साथ गलबहियां नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, कहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है कि धोखेबाज दगाबाजों के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो फिर क्या हो जाता है, एक बात बताइए मुझे, क्या हो जाता है कि 2015 में भी 2020 में भी आप यमुना को छलने वालों को आप छलने वाले बताते रहे, और फिर भी आप शून्य पर अटक गए? खाता क्यों नहीं खुल जाता है? 2015 और 2016 से निकल के आप 2025 में आ चुके हैं। 2025 में पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने दो धोखेबाजों को मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने उस मौके में साथ रह के जनता के मुद्दों को सड़क से संसद तक हमेशा उठाया, जनता की आवाज बनी रही। लेकिन अब जनता को समझ में आ गया कि जनता ने जो भूल किया, जो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने ठीक है, जल्दी से अब रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास जाऊंगा, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ठीक है, पवन शर्मा जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद हसन सिंह जी। एक कहता है कि हमने दिल्ली में एम्स बनाया, हो गया सब, छोटा छोटा जवाब रखिए, छोटा छोटा जवाब, बहुत शॉर्ट जवाब रखिएगा पवन शर्मा जी, बीच में मैं नहीं टोकूंगा जी। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था, मैंने सिर्फ काम गिनवाए थे, मेरी बात अधूरी रह गई थी। काम नहीं गिनवाया, प्लीज ये मत बोलिए काम नहीं गिनवाया, अभी भी नहीं गिनवाया आपको। मैंने तीन ही मुद्दे गिनाए, उस पर आप नहीं गिनवा पाए। चलिए, यमुना बड़ी लंबी है, मैंने आपको पता नहीं था, राजनीति करने आ गए थे झाड़ू लेके, यमुना को साफ नहीं कर पाया, दिल्ली की साफ कर दी। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली को इन्होंने साफ कर दिया, बेरोजगारी दे दिया, ब्रेक लगाइएगा। भर दिया यहाँ पे, अभी जेब कतरी सड़क पे बेरोजगार। ठीक है पवन शर्मा जी, एक सेकंड, हाँ बोलिए। इतनी बेरोजगारी दिल्ली के अंदर भर दिया है, इनके पास बांट के फ्री का। दीपक जी, हाँ हो गया। देखिए, मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया था, बांटने वाले लोग शिक्षा कैसे बांटेंगे? मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया था। अरे हिंदुस्तान करिए, इनको पता है वाले लोग घर की लंबाई कैसे। दीपक झा जी, एक सेकंड रुक जाइए, किसी की भी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाती है। अब सुन लीजिए, देखिए, मैंने सिंपल सा पूछा था, 3 लाइन की बात करी थी कि हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर की रोड बनाई है। भाजपा बताए इन्होंने दिल्ली के लिए क्या काम किया है। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाई है, 4,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन बिछाई है। भाजपा बताए इन्होंने क्या किया है। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा पे काम किया है। भाजपा बताए इनके नेता आज भी जाके महिलाओं को गालियां देते हैं। दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री को भाजपा के नेता गालियां देते हैं। आम आदमी सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करती है। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क बिछवाया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का नेटवर्क बिछवाया था, मेट्रो थी हमारी सरकार से पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट नेटवर्क आप दिल्ली सरकार का कब से हो गया भाई? केंद्र सरकार की बातों करने दीजिए, हमारी सरकार ने 50% पैसा दिया भाई। दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर से ज्यादा की लाइन मेट्रो की बनना हमारी सुमित जी, हम लोगों को भी समय मिलेगा। जिन वादों को लेकर आप आए थे, उन वादों का एक भी हिसाब किताब आप नहीं दे रहे हैं पवन शर्मा जी। जिन वादों को लेकर आप आए थे, जिस तरह की राजनीति की बात कही थी, साफ सुथरी राजनीति, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, उन बातों पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे बंगला गाड़ी की बात वो कर रहे हैं, राजमहल वाले भाई आपने कहा था, सुनिए, आपने कहा था कि नहीं? आपने कहा था कि नहीं? अरे मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि नहीं? आपने कहा था, ये बताइए, आपने कहा था, घोटाला हो गया पवन शर्मा जी, आपने कहा था, आपने किसमें क्या घोटाला होगा बताइए? आपने कहा था, घोटाले की बात चलिए, घोटाला भी नहीं है। आपने कहा था बंगला नहीं लेंगे, आपने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे,
आपने इसमें कहा क्या था घोटाला बंगला नहीं लेंगे, है? गाड़ी नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए इसमें क्या घोटाला हो गया? नहीं, इसमें बंगला क्या गाड़ी घोटाला नहीं लेंगे बताइए आपने आप? नहीं इसमें क्या घोटाला हो गया एक बताइए? मिनट के लिए मान लीजिए इसमें घोटाला क्या नहीं घोटाला है। हो गया? मैं कह एक रहा हूं तरफ वो आपने कहा पार्टी था है बंगला गाड़ी जो नहीं लेंगे। आयुष्मान के भाई अरे आपने कहा था बंगला आप गाड़ी नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए इसमें क्या घोटाला हो गया? नहीं, आपने कहा घोटाला था तब बंगला हुआ, गाड़ी हम नहीं लोग भी लेंगे, बोले सुन तो लीजिए तो भाई। क्यों ले लिया? अरे आप तो ऐसे डिबेट कर रहे हैं कि भाई इनकी पार्टी का हो, आप सवाल कर लीजिए, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वही बीजेपी से सवाल, इनकी पार्टी उनकी पार्टी मुझे मत कहिए। नहीं, आपकी नहीं, चीजों नहीं, को याद दिलाऊं तो आप इनकी पार्टी के आप- हो गए। नहीं, पवन नहीं, शर्मा जी देखिए, बहुत आप साफ गोई से सुमित जी आप बहुत बच समझ निकलना रहे हैं। चाहते हैं। चलिए नहीं, ठीक नहीं, नहीं, मैं है, एहसन आपका सिंह हर साहब, बात उसके का बाद आंसर रवि कर रहा हूं, मैं समझ जाती दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, हो गया सर। सुमित जी हाँ, बहुत मैं समय समझ हो गया सकता हूं। पवन जी को। पवन जी बता ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा घोटाला आप क्या हुआ? बताइए, राजमहल भाई वाले आप बताइए कि पवन जी सबको बीच में 15 मत लाख बोलिए। मिल गए। सुमित जी फिर मैं बोल रहा था तो पवन आप शर्मा जी, आप नहीं बोलेगा। पवन शर्मा जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, देखिए कोई ना, इस इंटरप्ट तरह नहीं से करता कैसा आपको। लग रहा है? ठीक है। आप अपनी छोटी इनके पास नियति कोई जवाब को नहीं यहाँ मेरी मत बातों का। प्रस्तुत करिए। आप मैं शांत होकर सुना। मैं पूछूंगा सुमित जी, इनसे बोलिए कि भैया किससे पूछकर आपने शीर्ष माल बनाया था? हम कांग्रेस का जवाब देते हैं 10 सेकंड में, आप 10 बताएं, सेकंड में राजमहल निकाल आपने लेते किससे हैं। पूछा? देखिए जहां साहब से पूछिए। भैया आप चुप रहेंगे पवन जी? पवन शर्मा जी, पवन शर्मा जी, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। पवन शर्मा जी, बारी बारी से। पवन जी अच्छा लग रहा है, आप अच्छा किए होंगे। देखिए सुमित जी, बारी बारी से पवन शर्मा जी, बारी बारी से उसको चुनती है। पवन जी, बारी निश्चित बारी तौर पे से। अंग्रेजों की बनाई हुई एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो भारत को मानती नहीं, भारत की संस्कृति को मानती नहीं, भारत की विचारधारा को मानती नहीं। धर्म की सौदेबाजी की बात अभी आपके सामने की। निश्चित तौर पे धर्म की सौदेबाजी कौन करता है? देश के संसाधनों पे एक का अधिकार कौन बताता है? देश का बंटवारा कौन कराता है? कांग्रेस पार्टी। देश में इमरजेंसी कौन लगाता है? कांग्रेस पार्टी। और जब आपने पूछा कि भैया 2013 में 14 में जितनी बार अगर आम आदमी पार्टी को सहयोग की आवश्यकता लगी, तो वो आम आदमी पार्टी जो आपके भ्रष्टाचार से जन्मी हुई कट्टर ईमानदार, जो अब कट्टर भ्रष्टाचार हो गए, उनको आपने गले क्यों लगाया? तो जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, वो मेरी गलती थी। तो ऐसी गलती कांग्रेस करके पहले देश का बंटवारा कर दिया। ऐसे ही गलती आपने भी की, गलती आपने भी की, ठीक है। गलतियां सियासत में ना, गलतियां ऐसे ही होती है, गाली देकर फिर गलबहियां करने की। देश में दिल्ली में ठीक है, एहसन सिंह साहब हो गया, एहसन सिंह साहब हो गया। अब रवि अरोड़ा जी, रवि अरोड़ा जी और तपन भारती जी, आप लोग। सर मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आऊंगा, आप दोबारा आऊंगा। तपन भारती जी और रवि अरोड़ा जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। बिजनेस ब्लास्ट योजना पर 54 करोड़ रुपए। एहसन सिंह साहब दोबारा मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, दोबारा आऊंगा। रवि अरोड़ा जी, हो जाता है। अरे विज्ञापन की बात तो मत करो। एक योजना में 1.5 करोड़ रुपए। एहसन सिंह साहब हो गया। एहसन सिंह साहब दोबारा मैं आऊंगा। कहने कि हम भ्रष्टाचारी नहीं किए। एहसन सिंह साहब और पवन शर्मा जी प्लीज, दोबारा मैं आऊंगा, दोबारा मौका दूंगा। पवन शर्मा जी हो गया, पवन शर्मा जी हो गया। और रही बात, मैं रवि जी आपके पास आऊं उससे पहले यहां दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अगर गलतियां, गलबहियां और फिर दुश्मनी की है तो इस सियासत में पुरानी रवायत है और इस तरह की गलतियां सबने की है, बीजेपी ने भी की है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से मिलकर गलतियां आपने भी की 370 समाप्त हो गया। ठीक है। 370 अब रवि अरोड़ा जी, दिल्ली में क्या ये चुनावी मुद्दे आपको लग रहा है कि ये घोटाले और ये सारे मुद्दे बनेंगे या फिर फ्रीबीज वाली स्कीम? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी सुमित जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता और लोकसभा चुनावों की 7 सीटें बीजेपी के खाते में डालकर कहीं ना कहीं एक माहौल दिल्ली के अंदर बना था कि केजरीवाल जी को लगता था कि अब जो है एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है इस बार और इससे नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को। तो इसीलिए क्योंकि जो योजनाएं लेकर आए 21 रुपए महिला सम्मान योजना की, वो सिर्फ और सिर्फ यह दर्शाता है कि केजरीवाल जी समझ चुके थे कि पूरी तरह से इस बार माहौल उनके खिलाफ जा सकता है और बीजेपी बहुत फाइट स्ट्रॉन्ग दे रही थी, वो स्ट्रॉन्ग फाइट दे रही थी। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं, आज आपको याद होगा 10 साल बाद उनको ऑटो वालों की याद आई और इस समय पे जब पहले उन्होंने मौलवियों की बात करते थे, इस बार उन्होंने जो है ग्रंथियों की बात की, पुजारियों की बात की। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूँ 1495 करोड़ का दिल्ली सरकार घाटा है और 76,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट है। ऐसे में लगातार जो डीटीसी जिस प्रकार से नुकसान में जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड नुकसान पे जा रहा है, तो आने वाले टाइम के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है कि ये मुफ्त की रेडियो वाला मामला खत्म होना चाहिए। बार बार बात होती है दिल्ली में पानी की, फ्री पानी, फ्री बिजली, टैंकर माफिया खत्म हो गया, अभी ये बताया जा रहा है प्रवक्ता द्वारा। मैं समझता हूँ कि आज घर घर के अंदर 20 रुपए की बोतल आ रही है। आप समझिए पहले 100 रुपए 1 मीटर का बिल आता था पानी के मीटर का, लेकिन आज की डेट में हर आदमी को
पानी पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। जी। मतलब साफ है कि पानी माफिया बेशक से दिखाया जा रहा है कि टैंकर माफिया खत्म हो गया, लेकिन आज गली गली के अंदर पानी दिख रहा है। और दूसरी बात बिजली की, कमर्शियल बिजली आज इतनी महंगी है दिल्ली के अंदर। मैं मानता हूँ केजरीवाल जी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो केंद्र पर पूरी तरह से आश्रित है, और दिल्ली क्योंकि केंद्र की योजनाओं का भी पूरा फायदा दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है। तो हमें यह समझना होगा, और खासकर जो 2100 की योजना है उसको लेकर, क्योंकि ये लाने का मकसद सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं जो फाइट बीजेपी दे रही है, स्ट्रांगली फाइट दे रही है, उससे फायदा मिले और जी। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सके। ठीक है। अब सवाल यह है कि बात होती है यमुना की। आपके चैनल पर मुझे अभी पता चला कि केजरीवाल जी को जब उन्होंने यह कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, तो मेरे को आज पता चला कि उनको अब पता चला कि यमुना बहुत छोटा हिस्सा दिल्ली के अंदर आता है। उनको पहले भी पता था कि यमुना कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। अगर वहां से गंदी आ रही है तो आप कैसे साफ करेंगे, ये तो आपको तय करना था, ये जनता मथुरा को के तय अंदर करना साफ हो नहीं गई था, ये क्या? आपको तय पवन करना शर्मा जी था। प्लीज, मथुरा आप के अंदर सभी में साफ हो इंटरप्ट गई कर रहे हैं, यमुना प्लीज जी प्लीज प्लीज। जी जी जी, बात समझिए। अगर दिल्ली का हिस्सा बहुत छोटा है और आप कहते हैं यहाँ का गंदा है और पीछे भी गंदा है, तो आप ये बताइए, वो आपको तय करना है कि आप दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी यमुना का कैसे करके देंगे, क्योंकि आपने वादा किया दिल्ली की जनता के ठीक है। साथ, आपने कहा है कि हम उसमें स्नान करेंगे, हम उसका पानी पी के दिखाएंगे। तो ठीक मैं है। समझता हूँ अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौतियां इस बार मैं समझता हूँ क्योंकि 2100 की योजना आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दोनों तरफ ही है, और खासकर इस बार बहुत अच्छी फाइट होने जा रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस भी जितना फाइट मजबूती से लड़ेगी उतना फायदा इस बार बीजेपी को होगा। तो यह फिर बात इस बीजेपी त्रिकोणीय भी जानती है और मुकाबले आम में, आदमी ठीक पार्टी जानती है तपन भारती जी, फिर इस त्रिकोणीय मुकाबले में नुकसान किसी न किसी एक का तो होगा, और कोई एक करेगा, कोई एक जो है किसी न किसी का वोट काटेगा। आप कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। त्रिकोणीय मुकाबला के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव में नित्य तस्वीर बदलती है। सियासी जो चाल जो हर पार्टी जो करती है उसके हिसाब से दिखता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि दिल्ली में 4-5 मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाएगा। इसमें मिडिल क्लास के ऊपर किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है, ना मिडिल क्लास की आवश्यकता बीजेपी समझ रही है, ना आम आदमी पार्टी समझ रही है। पहली प्रायोरिटी झोपड़पट्टी, वो आम आदमी पार्टी अपना वोट बैंक वहां देख रही है, वहां से उनको करना है। ऑटो वालों में आम आदमी पार्टी ने गहरी पैठ बना रखी है, और कोशिश है कि वो पैठ बनी रहे ताकि वो वोट बैंक पक्का है। क्योंकि मिडिल क्लास के बारे में एक गंभीर आरोप है कि वो सुनते तो जरूर हैं, अपनी भागीदारी चाहते जरूर हैं, लेकिन मतदान के दिन वो शिमला और देहरादून घूमने चले जाते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को भी मिडिल क्लास से ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो जो लेबर क्लास है, जो कामगार क्लास है, जो मेहनत का क्लास है, वही दिल्ली की सत्ता का भविष्य तय करेगा। अब ये देखिए, पानी के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। कूड़े के पहाड़ पर लड़ाई होगी कि कूड़े के पहाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि ये जितनी भी विफलता है उसके लिए एकमात्र बीजेपी है। मैं एक आम आदमी पार्टी से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बहुत मास्टर माइंड है, आपके पास अनुभव है। अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं। मुझे बताइए कि पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार के बजट में बदलाव नहीं हुआ। 75,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ पर अगले साल भी टिका हुआ है, जबकि तमाम राज्यों में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देखिए, उसका बजट 5 लाख के ऊपर चला गया, और कभी 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का बजट होता था। जब पैसे नहीं होंगे तो आप दिल्ली का विकास कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, अब ये ये सवाल वाजिब है। हाँ। दिल्ली में कहां से टैक्स लाएं, कहां से कलेक्शन करें, आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट जहां है, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी अकेले दोषी है। नदी का मुद्दा ये सेंटर का भी है, स्टेट का भी है, दोनों को मिलकर इसका समाधान करना होगा। पॉल्यूशन एक गंभीर मुद्दा है। दिल्ली रहने लायक शहर नहीं है। दिल्ली, ये मेरा अपना अनुभव है कि दिल्ली में सांस लेने की गंभीर बीमारी हो रही है किसी को। लेकिन क्या इन मुद्दों पर ये फ्रीवीज वाली स्कीम जो है, या फिर हम महिलाओं को पैसे दे देंगे 2100 रुपए,
मुफ्त बिजली मुफ्त पानी तो है ही, उसके अलावा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, संजीवनी योजना, ये तमाम चीजें भारी पड़ जाएंगी इन सारी मुद्दों पर। देखिए, आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली कमजोर तो है नहीं, उसके पास भी सोच और समझ है। उन्हें पता है कि पुजारी और ग्रंथि वाला जो इन्होंने जो घोषणा की है, इसका दूरगामी असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी इस घोषणा से अंदर से परेशान हुई, उसका जवाब निकालने की वो कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा जो आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही है। वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जहां भी या किसी चैनल पर बहस हो, मैं तो चाहता हूं कि चैनल पर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की जगह आम मतदाताओं से पूछा जाए कि वो किसको पसंद कर रहे हैं, किन पार्टियों ने उनके साथ झूठे वादे किए, किन पार्टियों ने आश्वासन दिया और वो कहां तक पूरा हुआ। आम जनता से बढ़िया कोई बोल ही नहीं बिल्कुल, सकता और है। वो बिल्कुल अब शुरू होगा, वो दौर शुरू नहीं, होगा। पॉलिटिकल नेता चिल्लाते रहे कि हमने बहुत किया, बीजेपी ने नहीं किया, आम ठीक आदमी है। पार्टी ने नहीं किया, उससे कोई नहीं है। जनता के दिल में लेकिन आप जो भी हसरत मानते है, हैं कि ये त्रिकोणीय फाइट है बजाय बीजेपी वर्सेस आप? त्रिकोणीय फाइट है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं स्टैंड बनाया, हाँ। लेकिन उस हद तक नहीं बना पाया जो अन्य राज्यों में इससे सफलता मिली है। क्योंकि तो क्या आम आदमी कांग्रेस पार्टी ही नुकसान भी करेगी कि तो आम आदमी पार्टी का ही करेगी? डेफिनेटली ऐसी आशंका मुझे भी लग रही है तो ऐसे में कि फायदा बीजेपी को? कांग्रेस जो वोट बैंक जो माइनस करेगी, वो आम आदमी पार्टी का ही माइनस करेगी, तो इसका फायदा बीजेपी को हो भी सकता है। तो बीजेपी अभी अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ, बीजेपी की एक खास बात क्या है, जैसे आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री हो या अरविंद केजरीवाल हो या ठीक है, सिसोदिया है, ठीक है। उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े उम्मीदवारों को उतार दिया है कि उससे एक संघर्ष का एक शानदार एक मुकाबला दिख रहा है कि फाइट जबरदस्त ठीक है, दिख लेकिन रही इस है मुझे मुकाबले उस में बार। एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस मुकाबले में हार जीत किसी न किसी की तो होगी, लेकिन उसके एक की बाद तो जो होनी तय है होता है निश्चित ही। ईवीएम को लेकर राग, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, और अभी अब चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया, और ऐलान के साथ ही फिर शुरू हो गया ईवीएम का राग कि भैया देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट से करवाइए। संदीप दीक्षित कह रहे हैं बैलेट से करवाना चाहिए। तो अभी से, जबकि आज करीब 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे तक मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बहुत क्लियर से, बहुत क्लैरिटी से उन्होंने ये बातें रखी, लेकिन फिर भी उसके बाद ईवीएम पर अब राग शुरू हो गया। देखिए जरा बयान। हम लोग चाहते हैं कि अगर आप बैलेट पे आ जाएं तो क्या नुकसान है भाई? ठीक है, इतना ही होगा कि हम लोगों को अभी रिजल्ट मिल जाता है शाम को 3 बजे। मैं पहले काउंटिंग की प्रक्रिया में होता था, तो अगर मैनुअल काउंटिंग होती थी तो रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक रिजल्ट आ जाता था। इससे कौन सा ज्यादा फर्क था? हमने भी काउंटिंग की है, थोड़ा टीडियस होता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करना कौन सी बड़ी बात है। जो है इंडिया अलायंस के लोग जहाँ जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। चुनाव लड़िए, चुनाव मुद्दों पर लड़िए, अपने वादे दावे लेकर जाइए, लेकिन हर बार ये ईवीएम का राग कहां से आ जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग हर बार कई बार वो सफाई दे चुका है, और आज भी 1 घंटे उन्होंने इसी मुद्दे पर रखा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और कैसे बाकायदा सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने ईवीएम को हम खोलते हैं, सील करते हैं, बैटरी लगाई जाती है। एक स्टेप उन्होंने फिर बताया। वोटर लिस्ट में हेराफेरी के जो आम आदमी पार्टी के आरोप हैं, उन आरोपों पर भी बहुत क्लियर से उन्होंने कहा। जरा सुन लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त को। EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. अब यहां दीपक झा जी, चुनाव लड़िए, मुद्दों पर लड़िए। हर बार ये बहुत पुराना हो गया। अब हर बार कुछ नहीं मिला तो साहब ईवीएम। सुमित जी देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, मोदी द
3 लाख। अरे दो बात पहला बोलिए ना, बिल आप बताइए ना प्रियंका जी गलत तरीके से चुनाव लड़ी हैं, आप बताइए ना कि ईवीएम आप ही के समय शुरू इनको हुआ चुप था, रहिए, इनकी आप भाई क्या बताइए कि बीमारी है, टेम्परिंग कहाँ से इनको होती डायरिया हो है, जाता है, आप बताइए कि बीच में जहां बोलना जहां शुरू आपकी करके सरकार बोलना बनी है आपको उसको याद है बर्खास्त जी, कर देना कौन सा चाहिए। बदतमीजी आप करते अपील हो? लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे नहीं तो मांगा इसको था, चुप आपके करा पास लीजिए, कोई सबूत मेरा तो नाम लिया है। लेकिन आप झूठ भाजपा के बोलने चले प्रवक्ताओं को आते बीमारी है हैं क्या? और नाम सबके लेके बीच में दीपक झा का बोलते हैं, बोलना कांग्रेस के शुरू कर प्रवक्ता अरे बनते डरो हैं, मत, कांग्रेस डरो की मत, तरह डरो व्यवहार मत। यहाँ अब भी मैं करते मुद्दे हैं में भाई, रहूं, जनता से बेहतर सुमित जी कोई को नहीं चुप कराइए चयन पहले। करता, जनता देख रही है। दिल्ली को बेच दिया, हिमाचल में जेल को आपकी बेच दिया, सरकार बनी, वहाँ आकार बढ़ती है, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, मैंने वहाँ कहा किसानों मोदी की डेथ का हो रही है, 3 लाल, तो पहला आपके आकार दलाल को तो देख मीडिया, रही है दूसरा भाई। आम दलाल आदमी चुनाव पार्टी जो आयोग, आपके तीसरा भ्रष्टाचार दलाल से निकली हुई चुनावी है, आज ईवीएम। उसको आप ये भ्रष्टाचारी तीनों कह रहे हैं बहुत प्यारे भाई। हैं आप कह मोदी जी दीजिए को, आम मोदी आदमी जी ने इस पे पार्टी कब्जा कर रखा भ्रष्टाचारी है, इनको आम चुप आदमी करा पार्टी दीजिए आपको सुमित जी। भ्रष्टाचारी एक साथ बताएगी, शोर बची कुछ एक साथ दिल्ली की शोरगुल जनता अच्छा तो नहीं भारतीय लग रहा जनता है। पार्टी को चुनेगी, भाजपा इसलिए चुनेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक है 100 करोड़ अब आवास दिए गए, तो आपकी सियासी सरकार शोर में भी दिया जाना में चाहिए। सियासी शोर में भारतीय जनता आवाज पार्टी नहीं की उठा सरकार में रही। देश में वैसे ये 40% ईवीएम का राग बहुत बिजली पुराना गिरा हो ही गया नहीं है था। दीपक झा जी। बनिहाल तक बिजली ठीक है। पहुंचाने का कार्य किया गया, इनको चुप ट्रेनों कराइए, का जब मैं ठीक है, बोलूं। एहसन सिंह काम साहब, किया गया। ये सब रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ ईवीएम है, का नहीं राग हुआ। मुझे लगता है कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। दीपक झा जी, कुछ नहीं आता तो अपने बाप को दीपक झा जी, कांग्रेस के पास अब अगर मुद्दे नहीं है तो ईवीएम पर बोलना बंद कर अरे दीजिए। अपने कर्म को दो, अपनी दीपक जी, कांग्रेस क्यों नहीं ये राग छोड़ती है? कब तक ये राग अलापिएगा? सुमित जी, भाजपा और इसके प्रवक्ता उस नालायक बच्चे की तरह हैं जो कि अपने बाप को गाली देते हैं। जैसे नालायक बच्चा कहता है मेरे बाप जो ने मेरे लिए मूर्ख आदमी कुछ जब नहीं यहाँ पे किया, बैठ भाजपा के जाएगा चैनल पे, प्रवक्ताओं इस तरह की जुबान नहीं, इस तरह की जुबान नहीं, इस तरह की जुबान नहीं दीपक झा जी, दीपक झा जी, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, नहीं प्लीज इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा प्लीज। पवन शर्मा जी, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी क्या आपने भी आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने उस पर भी डिटेल आज प्रतिक्रिया दी, हो गया। दीपक झा जी, इस तरह की भाषा नहीं, दीपक जी इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, ऐसे नहीं बोलने दूंगा मैं, ऐसे नहीं बोलने दूंगा मैं। कुछ भी आप बोल देंगे, ये गली की लड़ाई नहीं चल रही है, गली के मोहल्ले की लड़ाई नहीं चल रही है, सभी तरीके से बोलना सीखिए। पवन शर्मा जी, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी क्या आपने भी आरोप लगाए, भाई चुनाव आयोग ने आज क्लियर कर दिया, वहां पर भी बार बार विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को आप टारगेट करते हैं, ये बहुत पुराना ट्रेंड चल पड़ा है। देखिए, बात आरोप की नहीं है। चुनाव आयोग के अगर कोई सवाल उठाता है तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका आंसर करेंगे। हाँ तो आज दे दिया ना उन्होंने, 1 घंटा इसी पर बोला। सुनिए तो मैं पूरी बात कर दूं। जैसे ही हमको पता चला टेम्परिंग करके दिखाइए, कट्टर भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कहा नहीं गया। एहसन सिंह साहब एक सेकंड रुकिए ना, एहसन सिंह साहब एक सेकंड रुक जाइए, एहसन सिंह साहब एक सेकंड रुक जाइए, एहसन सिंह साहब एक सेकंड रुक जाइए। पवन शर्मा जी, हाँ देखिए, जैसे ही हमको पता चला कि भाजपा की चोरी पकड़ी गई थी सादरा विधानसभा के अंदर, भाजपा के नेताओं ने भाई चुनाव आयोग ने आज कह दिया बीजेपी की चोरी क्या हो गई इसमें। मैं बोलता हूं, आपको कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने आज क्लियर कर दिया कि कोई हेरा फेरी नहीं होती है। बार बार चुनाव आयोग और ये पुराना राग। तपन भारती जी, नहीं ये शोर नहीं चाहिए मुझे। तपन भारती जी, इस तरह के राग से क्या लगता है जनता में कोई असर बन पाता है, जनता पर असर हो पाता है? तपन भारती जी बोलेंगे, बाकी कौन? सुमित जी, अब 30 सेकंड में मुझे बोलने दे नहीं रहे, अशोभनीय है, असंसदीय है, अमर्यादित है। मैं राजनीतिक नेताओं से आग्रह करूंगा कि 1 by 1 बोले, जनता सुन रही है और आप इस तरह से चिल्ला कर आपस में आवाज की टकराहट होगी। पहली बात मैं ईवीएम के बारे में कहूंगा कि ईवीएम के बारे में आप चुनाव आयोग की बात को भी दरकिनार करिए। जब सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई बार यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कोई खोट नहीं है, कमी नहीं है। यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती, इसको नोट कर लीजिए। और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो आप ईवीएम को बार बार दोषी ठहरा रहे हैं। ईवीएम की सारी टेक्नोलॉजी बता दी गई है, उसमें आईआईटी से लेकर तमाम ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया जिसके ऊपर अंगुली उठाना आसान काम नहीं है। तो आप बार बार ईवीएम को उठाकर, ईवीएम की प्रणाली आने से एक जमाना था कि हम लोग पत्रकार के नाते पूरी रात गुजारते थे।
ठीक है, पूरी मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, क्लोज करने जा रहा हूँ। रवि अरोड़ा जी, क्लोजिंग कमेंट सर। क्या इस तरह ईवीएम वोटर लिस्ट में हेराफेरी, इन चीजों का असर पड़ता है चुनाव पर? रवि जी। आप ये समझिए कि अगर ईवीएम में कुछ किया जा सकता, तो जब 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था तो 240 पे ना सिमट जाती है। दूसरी बात, अयोध्या जैसी सीट कभी ना हारती अगर ईवीएम में कुछ किया जा सकता। मुझे लगता है ये सब बेबुनियादी बातें हैं, औचित्य नहीं है। और अगर आप ये समझिए कि जब जहाँ पे कांग्रेस पार्टी अच्छी जगह लेकर जाती है, जिस प्रकार लोकसभा में अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बाद तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर ठीक है सर, बिल्कुल यही खत्म करना होगा। बिल्कुल ये पुराना राग हो गया है और इस तरह के ईवीएम पर राग अलापने से कुछ नहीं होगा। जनता के पास जाइए, मुद्दों को लेकर जाइए। बहुत शुक्रिया आपका एहसन सिंह साहब, बहुत शुक्रिया रवि अरोड़ा जी, तपन भारती जी, दीपक झा जी, पवन शर्मा जी। यकीनन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और मुद्दे जनता से जुड़े होने चाहिए और वादों का हिसाब किताब भी देना चाहिए।